नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक सिंह राजपूत। हम लोग पिछली कुछ क्लासेस में मैप के थ्रू इंडिया की चट्टानों को समझा, हमने किस किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, माउंटेन रेंज को देखा किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के पठारी क्षेत्र के बारे में डिफरेंट तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी देख रहे हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ चीजों पर और चर्चा करेंगे और आज पठार हमारा समाप्त हो जाएगा। कल से हम नदियों की परिचर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो या संघ लोक सेवा आयोग या अन्य किसी एग्जाम में जो कि वनडे हो या किसी अन्य राज्य से संबंधित हो, वहां पर नदियों से संबंधित प्रश्न और उसकी सहायक नदियों से संबंधित प्रश्न लगातार आपसे पूछे जाते रहे हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखते हैं क्या चीजें हैं। आज हम बात करेंगे मेघालय के पठार की। नॉर्थ ईस्ट सेक्शन, जब हम मेघालय का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में स्वतः ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात आना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं मेघालय का नाम आते ही हम तुरंत गारो खासी जयंतिया को भी याद करने लग जाते हैं। खासी जयंतिया को भी याद करने लग जाते हैं। ये वहां की प्रमुख पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार राजमहल पहाड़ियों से आगे पूर्व में मेघालय या शिलांग का पठार फैला हुआ है। गारो राजमहल गैप या जिसे मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है, इस पठार को मुख्य खंड से अलग करता है। यह खाई डाउन फॉल्टिंग या सामान्य फॉल्ट धरती का एक टुकड़ा नीचे की ओर खिसकता चला गया है, जिसे मालदा फॉल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। बाद में इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किए गए तलछटों से या उसके द्वारा लाई गई सिल्ट से इसको पूरा किया गया है। साथ ही साथ यह पठार आर्कियन क्वार्टजाइट, सेल्स और सिस्ट से निर्मित है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र घाटी और दक्षिण में सूरमा और मेघना घाटियों तक यह नीचे अपना फैलाव दिखाता है। यदि हम इसके पश्चिमी सीमा की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा इससे लगती हुई दिखाई देती है, और अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की भी बात करते हैं तो बांग्लादेश लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा भारत के साथ निर्मित करता है। ठीक, आगे देखते हैं किन किन मुद्दों पर और यहां बात हो सकती है। पठार के पश्चिम भाग की बात करें, मध्य और पूर्वी भागों में गारो हिल्स जिसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर, खासी जयंतिया हिल्स जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर और मिकिर हिल्स जिसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर है के नाम से इसको हम जानते हैं। इंडिया के मैप में आपको यहां पर शिलांग प्लेटो दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही साथ यहां पर शिलांग पठार जो कि 1961 मीटर सबसे ऊंचा अपना बिंदु अपने आप में समाहित किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदर्न इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया में चलते हैं, जहां दक्कन का पठार और कल मैंने थोड़ा सा आपसे CNP अर्थात छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में भी बात किया था, उसके बारे में आज यहां थोड़ी सी जानकारी हम और देख लेते हैं। दक्कन के पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एक त्रिभुजाकार है। क्यों? क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत है और आप सभी को पता है प्रायद्वीपीय भारत में वह क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप के अंतर्गत उसको रखा जाता है। यह उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्य, उत्तर में महादेव और मैकाल, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट से पूरी तरीके से सराउंडेड है। अगर इसके रीजन की बात की जाए तो कुछ ऐसा सा इसका विस्तार हमें पाया जाएगा। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये सतपुड़ा, ये मैकाल रेंज इत्यादि हैं। इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर है, जब दक्षिण में ये 1000 मीटर तक ऊंचा उठता है, जबकि उत्तर में ये 500 मीटर तक की ही ऊंचाई को प्राप्त कर पाता है। अगर हम बात करें इसके सामान्य ढलान की तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी सामान्य ढलान है, जो इसकी प्रमुख नदियों के प्रवाह को संकेतित करता है। इसमें आप बहने वाली नदियां गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, वैगई इत्यादि के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं। इस पठार को कई छोटे पठारों में विभाजित
कर दिया है। ये रीजन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, मैप यहां पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि कैसे कैसे दक्कन का पठार कई अन्य पठारों में विभाजित हो रखा है। अगर हम बात करते हैं इसी के एक भाग कर्नाटक के पठार की, तो कर्नाटक पठार को मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में इसकी अवस्थिति बनी हुई है। यह क्षेत्र एक समतल पठार जैसा दिखाई पड़ता है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक सामान्यतः दिखाई पड़ती हैं। अब पश्चिमी घाट से निकलने वाली अनेक नदियों द्वारा अत्यधिक भागों में इसको विभाजित किया जाता है। अत्यधिक जोन में इसको, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटकर हम देख सकते हैं। पहाड़ियों की सामान्य प्रवृत्ति या तो पश्चिमी घाट के समानांतर है या उसके पार है। यह चीज आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो 1913 मीटर की चिकमंगलूर जिले में बाबा बूदन पहाड़ियों में मुलंदगिरी में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्या चीजें हैं? यह पठार दो भागों में विभाजित है, जिन्हें मलनाड और मैदान के नाम से जाना जाता है। जरा देखिए, सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, कितनी खूबसूरती यहां पर अवस्थित है। मलनाड का मतलब पहाड़ी क्षेत्र से होता है। यह घने जंगलों से ढकी गहरी घाटियों में विभाजित है, जबकि मैदान जो छोटी ग्रेनाइट पहाड़ियों और समतल के साथ बना हुआ है उन्हें मैदान कहा जा रहा है। यह पठार दक्षिण में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट के बीच पतला होता जाता है और अंत में नीलगिरी पहाड़ियों के बीच आकर यह विलीन हो जाता है या समाप्त हो जाता है। यदि आगे पॉइंट की बात करें तो हमें दिखाई पड़ेगा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार की विशेषता यह है कि आर्कियन नीस से इसका निर्माण हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 500 से लेकर 600 मीटर हमें दिखाई पड़ती है। इसका दक्षिणी भाग अपने उत्तरी भाग से उच्च स्तर पर दिखाई पड़ता है। यहां 3 नदी प्रणालियां हैं, जिनमें गोदावरी, कृष्णा और पेन्नरू ये दिखाई पड़ती हैं। संपूर्ण तेलंगाना का जो पठार है वो पेरीप्लेन या पेनेप्लेन, जिसका मतलब होता है एक विशाल आकारहीन लहरदार मैदान, जो निक्षेपण की प्रक्रिया के अंतिम चरण के द्वारा निर्मित होता है, उसमें विभाजित है। आज की क्लास में हमने इतने पॉइंट्स को देखा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नदियों के और उनकी संरचनाओं से संबंधित चीजों को लेकर मैप में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप इसी सीक्वेंस में इनको जानते रहिए, समझते रहिए। ये आपके लिए एग्जाम में प्राणदायक साबित हो सकती हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।